हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग काफी हद तक चीजें डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ के। अब इस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज में हम लोग जो अगली चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनैलिटी। ठीक, चलिए। तो ये नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये सीरीज और साथ में और भी सब्जेक्ट्स यूनिट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपको और किस यूनिट पे आपको वीडियोस चाहिए और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, इनका पेस पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कमेंट में तो बढ़िया रहेगा। चलो, अब नेशनैलिटी की बात करते हैं। नेशनैलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर देखते हैं इनमें याद क्या करना है हमको। ठीक, सबसे पहले नेशनैलिटी मतलब कि किसी नेशनल, किसी नेशन, किसी भी एक कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम कुछ राइट्स देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ड्यूटीज देना चाहते हैं, कुछ राइट्स, कुछ प्रोटेक्शन देते हैं उनको। ठीक है, तो अब ये जो राइट्स, प्रोटेक्शन, ड्यूटीज उनको दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल है। ठीक, तो उसको बोलते हैं नेशनैलिटी। अब ये जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब जो राइट्स किसी को मिले हैं, ये राइट्स अगर उस पर्सन को नहीं मिलते हैं, उनसे अगर छीन लिए जाते हैं, कोई नेशन उनको ऐसे राइट्स दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टेटलेसनेस। ठीक है, एक साथ इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको ज्यादा सेंस बनाएंगी बातें। स्टेटलेस हो गया वो पर्सन, यानी उसके पास कोई स्टेट नहीं है, किसी जगह की नेशनैलिटी नहीं है, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट उसे नेशनैलिटी नहीं दे रहा। अब यानी कि वो कुछ राइट से डिप्राइव हो गया। ठीक है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, स्टेटलेस पर्सन है वो। स्टेटलेस, हमें कहां स्टेटलेसनेस डिफाइंड है? तो आर्टिकल 1 1954 कन्वेंशन स्टेटलेसनेस डिफाइंड है। याद रखना है इस चीज को। इसमें एक केस भी इंपॉर्टेंट है, स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी, याद रखना है इस चीज को भी। ठीक है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, एक डॉट भी अगर मैं रखूं उसको याद करना है आपको यहाँ पे इन नोट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कन्वेंशन और ये केस बता रहा हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब समझ में आया ये चीज कि स्टेटलेसनेस क्या होता है। स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी है। स्टोइक स्टेटलेसनेस से आप याद कर सकते हो उसको, मिलता जुलता सा है। ठीक है, यहां पे नेशनैलिटी से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है नोटेबॉम। आई थिंक नीचे लिखा हुआ है मैंने इसको, तो अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में। पहले नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में भी अंतर देख लेते हैं। ठीक, एक और चीज में देख लेते हैं अंतर कि नेटिव क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिडेंट क्या होता है। ये कुछ टर्म आपको पता होंगे, है ना। इन सब में एक छोटा सा डिफरेंस बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो नेशनैलिटी की मैं बात करता हूं। नेशनल है कोई तो मतलब उस कंट्री का, कंट्री वालों ने कुछ उनको राइट्स दे दिए हैं। ठीक है, यानी ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। नेशनैलिटी इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कुछ राइट्स, कुछ प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को। बढ़िया। अभी नेटिव क्या है? नेटिव का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है ये। मतलब हम उसका हिस्टोरिकल प्रेजेंस देख रहे हैं उस कंट्री में। यानी कि जैसे नेशनैलिटी कई बार नेटिव होने की वजह से भी मिल जाती है ना, कि आप यहाँ के नेटिव हो, आप यहाँ रह रहे हो इतने टाइम से। ठीक, यहीं आप इस ईयर में आप यहाँ पे ही पैदा हुए हो, तब से यहीं रह रहे हो, तो यहाँ के तुम नेटिव हो। ठीक है, नेटिव हो, तुमको नेशनैलिटी मिल जाएगी। समझ रहे हो? नेटिव होना कैन बी अ बेसिस, पर ये डिफरेंट चीज है नेशनैलिटी से। ठीक, अब रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट इज फॉर टैक्स पर्पजेज, कि आप पर टैक्स लगेगा अगर आप इस जगह के रेजिडेंट हो। ठीक है, चलो, अब ये मुझे लगता है थोड़े कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या अंतर है? ठीक, यानी आप किसी कंट्री के सिटीजन होते हो और आप किसी कंट्री के नेशनल हो। क्या दोनों सेम चीजें? तो नहीं, दोनों सेम चीजें नहीं है। नेशनैलिटी मैंने बता दिया कि राइट्स और प्रोटेक्शन आपको मिली। अब नेशनैलिटी के ही अंदर आता है सिटीजनशिप। ठीक, यानी कि नेशनैलिटी का ही पार्ट है सिटीजनशिप। सिटीजन का मतलब होता है, सिटीजन वो व्यक्ति होगा जिसको राइट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिल रहा है, यानी कि वो पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री में इंटरफेयर कर पा रहा है। ठीक, अब वो कैसे इंटरफेयर कर रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है या जो भी आप कह लो, क्योंकि वो वोट दे पा रहा है, उसके पास वोट देने का अधिकार है, उसके पास सरकारी नौकरियों में अप्लाई करने का अधिकार है या ज्वाइन करने का अधिकार है। ये सारे भी अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर भी वो घुस सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिटीजनशिप।
अब यही चीज आपको समझनी है कि नेशनैलिटी के अंदर सिटीजन आता है, यानी कि कोई भी पर्सन सिटीजन जो है वो नेशनल होगा ही उस कंट्री का, लेकिन जरूरी नहीं कि जो नेशनल हो वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। आई होप आई मेड सेंस, नहीं तो कमेंट में बताना। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे, अब हम लोग बात करते हैं नेशनैलिटी कैसे एक्वायर हो सकती है। तो नेशनैलिटी एक्वायर होगी कई तरीके। पहला है जस्ट सोली। जस्ट सोली मतलब जहां वो पर्सन ने बर्थ लिया है, जहां वो पैदा हुआ है, वो जस्ट सोली है। फिर है जस्ट सैंक्विनिस। जस्ट सैंक्विनिस वही चीज जो अभी मैंने नेटिव में बताई कि कहां से उसके पूर्वज हैं, कहां पे उसकी मतलब पूरे इतिहास को जब देखेंगे तो वो चीज जस्ट सैंक्विनिस है। ठीक, ओरिजिन उसका कहाँ है, डिसेंट कहाँ का है, तो ये चीज सैंक्विनिस आ जाएगी। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब कि कुछ प्रोसेस होगी, कुछ लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई नेशनैलिटी एक्वायर कर सकता है। ये अलग अलग स्टेट की, अलग अलग नेशंस की अलग अलग हो सकती है। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस, उसके थ्रू भी आप नेशनैलिटी एक्वायर कर सकते हो। समझ में आया, लीगल प्रोसेस है। ठीक, नेचुरलाइजेशन। देन रिजम्पशन क्या है? रिजम्पशन का मतलब होता है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नेशनल हूं, मैंने इंडिया की नेशनैलिटी त्याग दी। अब मैंने नेशनैलिटी त्याग देने के बाद, मैं नेशनल था, नेशनैलिटी त्याग दी, अब वापस मैं नेशनैलिटी एक्वायर करता हूं, उसे रिजम्पशन कहते हैं, रिज्यूम कर देना। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सब्जुगेशन का मतलब कि कोई एक पार्ट था, उसे किसी कंट्री ने लड़ाई करके जीत लिया। ठीक, अब उस पार्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इस कंट्री के नेशनल हो जाएंगे जिसने एक्वायर कर लिया। ठीक, तो इसे कहते हैं सब्जुगेशन। और सेशन क्या होता है? सेशन मतलब कि मैं ये मेरी कंट्री है, इस कंट्री का पार्ट दे दिया गया, कोई एक पार्ट इस कंट्री का दे दिया किसी कंट्री को। ठीक है, एक्वायर करने दिया या उसको मतलब उसको सौंप दिया। ठीक, अब जिस भी कंट्री का कोई पार्ट, कोई पर्टिकुलर पार्ट दे दिया गया है दूसरी कंट्री को, ये पार्ट मैंने दे दिया एक दूसरी कंट्री को, ठीक है, सो अब यहां रहने वाले जितने नेशनल्स थे वो क्या हो जाएंगे? इसके नेशनल्स हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इन सारे तरीके से नेशनैलिटी एक्वायर हो सकती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 यूडीएचआर 1948। ये क्या है याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि राइट, नेशनैलिटी एक राइट है। ठीक है, यानी कि हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो किसी कंट्री का नेशनल हो, किसी कंट्री का नेशनैलिटी उसके पास हो। ठीक, ये सबका राइट है। ये आर्टिकल 15 हमें ह्यूमन राइट्स देता है। ह्यूमन राइट्स में यूडीएचआर में 1948 का आर्टिकल 15 हमें ये राइट दे रहा है, नेशनैलिटी का राइट। ठीक है, तो इसको आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा नोटेबॉम केस। अब नोटेबॉम केस क्या है? ये केस का नाम आप सर्च कर लेना, इसका नाम इतना जरूरी नहीं है, आपसे पूछेगा नोटेबॉम लिख के ही, बाकी पूरा नाम भी आ जाता है कभी, लेकिन मतलब साथ में ही आता है, नोटेबॉम आता ही है। तो अब ये नेशनैलिटी से रिलेटेड है कि नहीं, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। पर इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें हुआ क्या था? तो इसमें हुआ सिंपल ये था, इसमें ये बोला गया था कि नेशनैलिटी दिखाने के लिए उस इंडिविजुअल की कोई लिंक दिखाना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल का लिंक है उस पर्टिकुलर नेशन से। ठीक है, उस इंडिविजुअल का कोई लिंक है। ठीक है, अगर ये लिंक स्टैब्लिश होता है देन वो नेशनल होगा। ठीक, तो ये चीज हम लोगों ने देख ली नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में, उसका केस देख लिया। अब बात करते हैं एक दूसरी चीज की जो कि रिफ्यूजी है। 1954 कन्वेंशन मैंने आपको कहां का बताया था? 1954 कन्वेंशन, अभी बात हुई हम लोग की आर्टिकल 1, वो हुई है स्टेटलेसनेस की। ठीक है, स्टेटलेस। ठीक, अब रिफ्यूजी का 1951 कन्वेंशन का आर्टिकल 1 वही बात बोलेगा हमें स्टेटलेसनेस की, वो सॉरी रिफ्यूजी की बात बोलेगा कि रिफ्यूजी क्या होता है। अभी आपको बताना है कि मैंने यूडीएचआर का कौन सा आर्टिकल आपको बताया था, आपको कमेंट में लिखना है, मुझे सबके कमेंट चाहिए कि कौन सा आर्टिकल था जो कि हमें असाइलम का राइट देता है, राइट टू असाइलम। यूडीएचआर का आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको वो चीज बतानी है। ठीक है, यहां पे 1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज बताओ असाइलम। अब असाइलम आपको पता है क्या होता है कि आपको कोई किसी वजह से प्रोसिक्यूट किया गया है आपकी कंट्री में, आप फ्ली करके चले जाते हो दूसरी कंट्री, शरण ले लेते हो। अब रिफ्यूजी क्या है? रिफ्यूजी वही पर्सन है जिसने शरण ले ली है, यानी कि परसिक्यूशन। अब लेकिन रिफ्यूजी स्टेटस को कब मिलेगा? रिफ्यूजी स्टेटस तब मिलेगा जब वो जो प्रोसिक्यूशन हो रहा था या फिर उसको डर है कि प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, वो हमें कुछ कारणों की वजह से, क्या
इन रीजन की वजह से, कुछ 5 रीजन हैं, ये होने ही चाहिए, तभी हमें रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, ठीक है, आपके अत्याचार शोषण हो रहा है आपका, ठीक, आपकी जान को खतरा है, ये सारी चीजें हैं परसिक्यूशन का मतलब। अब इस कंट्री में, और वो कंट्री आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो आप फ्ली करके दूसरी कंट्री चले जाते हो। परसिक्यूशन होता है, परसिक्यूशन फ्रॉम, आपको अगर अपनी कंट्री में, होम कंट्री में परसिक्यूशन मिल रहा है फ्रॉम रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो इसलिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो इसलिए आपको ऐसी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपकी कुछ है, इस वजह से आपको उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। आप मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, किसी आप सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो जिसकी वजह से, या फिर आप किसी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के हो, इस वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, तब आप जाओ, जाके दूसरी कंट्री में आपको असाइलम सीख कर सकते हो, आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, ठीक है। रिफ्यूजी स्टेटस क्यों जरूरी, क्योंकि रिफ्यूजीज के पास कुछ राइट्स, कुछ प्रोटेक्शन देता है वो पर्टिकुलर कंट्री। अब वो क्या है, तो उनमें से एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, जो कि आपको याद रखना है। आर्टिकल 33 कहेगा, सेम कन्वेंशन 1951 कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या बोलता है, नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बोलता है कि आपकी जो कंट्री है, उस जिस कंट्री में कोई भी पर्सन असाइलम सीख करने आया है, जो कि रिफ्यूजी बन गया है, अब उस रिफ्यूजी को आपका मतलब आपके ऊपर ये प्रिंसिपल है, ठीक, कि वो कंट्री वापस उसको भेज नहीं सकती अपनी कंट्री में जिसमें उसको फियर ऑफ परसिक्यूशन है फ्रॉम दीज ग्राउंड्स। डिड आई मेक सेंस? तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको, आपने किसी कंट्री, जैसे मैं हूं यूएसए, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, बोलता है कि मैं वापस इंडिया वाले पर्सन को, जो कि इंडिया से आया है, क्योंकि वो इंडिया में परसिक्यूशन है का मतलब उसे फियर ऑफ परसिक्यूशन है बिकॉज ऑफ दीज ग्राउंड्स, आई कैन नॉट सेंड हिम बैक, मैं उसे रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक, ये उसका राइट है और ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 33 मुझे बोलता है, ठीक है। खैर ये कन्वेंशन है तो इसके जो सिग्नेटरीज होंगे उन पे ही लागू होगा। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इसके सिग्नेटरी इंडिया है, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक, 1951 का सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन से होते हैं, ठीक। रिफ्यूजी हमें समझ में आ गया कि हम अपनी कंट्री से भग गए, क्यों, क्योंकि हमें फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन था, ठीक। अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन अपनी एरिया से तो भग गया, मतलब अपनी जगह से भग गया, मे बी हम यूपी में थे तो यूपी से वो भाग गया, लेकिन वो उस जगह से भाग के, जैसे ये एक कंट्री है और ये यूएसए है या वॉट कंट्री, जहां पे आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिलना है, ठीक है। अब ये बंदा यहां से भागा तो भाग के कहीं और डिस्प्लेस हो गया, कहीं और फिर डिस्प्लेस हो गया, ये जो भी है, लेकिन वो दूसरी कंट्री नहीं गया, मतलब उसने दूसरी कंट्री सीख नहीं किया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, मतलब वो भाग तो रहा है, हट तो रहा है, पर वो किसी कंट्री में उसने रिफ्यूजी स्टेटस नहीं उसे मिला, ठीक। इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट का मतलब होता है, इमिग्रेंट तो खैर सिंपल है, मैंने आपको इमिग्रेशन लॉज के बारे में बताया था, यानी कि आप कहीं से जाके कहीं और सेटल होना चाहते हो, बस मतलब कि मैं यहां से जाके यूएसए में सेटल होना चाहता हूं, मैं रसिया में सेटल होना चाहता हूं, सो दैट इज माई चॉइस। तो वो सिंपल सी बात है कि मैं कहीं और जाके सेटल होने लगा, काम करने लग गया कुछ भी, तो उसमें मेरे ऊपर इमिग्रेशन लॉज अप्लाई होंगे, और इमिग्रेंट मैं कहा, मैं हूं इमिग्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये समझ में आया। एक और चीज आती है असाइलम सीकर, ठीक है। असाइलम सीकर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि मैंने, क्योंकि मेरे अगेंस्ट ये परसिक्यूशन हो रहा है, फियर ऑफ परसिक्यूशन है, सो आई एम फ्लीइंग टू अनदर कंट्री एंड सीकिंग फॉर द असाइलम, यानी कि मैं उनसे हेल्प मांग रहा हूं कि मुझे शरण दे दो, बट दे हैव नॉट ग्रांटेड इट येट, दे हैव नॉट ग्रांटेड मी क्या, रिफ्यूजी स्टेटस, ठीक। सो व्हाट एम आई, तो मैं अभी हूं असाइलम सीकर, ठीक। तो ये पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट में से समझनी थी, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये कुछ और बच गया, ठीक है। अब वही सेम बात कि आप पिछले पूरा जो केस, पूरे जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो, हम लोग इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो आप रिवाइज अच्छे से करो और लाइक सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो और इसे अच्छे से पढ़ाई करो इसकी, और पेपर जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा सारे यूनिट्स के बनाने के, आप लोग कमेंट्स में बोल रहे हो,
मैं सारे यूनिट्स के लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको अगर कोर्सेज चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।